नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके पास है। हर रोज हम उसका इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। और वो है हमारे कपड़े। जरा सोचिए, जो कपड़े पहने हुए हैं वो कितने पुराने होंगे। 1 साल, शायद 5। पर इससे पहले कि कोई जवाब सोचे, एक और सवाल है। क्या कभी सोचा है कि इन कपड़ों की कहानी असल में कितनी पुरानी है? नहीं नहीं, हम कुछ दशकों या सदियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जा रहे हैं समय में बहुत बहुत पीछे, मानव इतिहास की एकदम शुरुआत में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे कपड़ों की कहानी का सबसे पहला सुराग हमें किसी फैशन डिजाइनर ने नहीं, बल्कि एक छोटे से परजीवी यानी जू ने दिया। तो चलिए इस अजीब सी लेकिन दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। कपड़ों के इतिहास का पहला और सबसे ज़रूरी मोड़ तब आया जब ये सिर्फ एक पसंद नहीं रहे, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक ज़रूरी कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी बन गए। अब ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना, पर वैज्ञानिकों ने सच में इसी जूं का इस्तेमाल किया ये पता लगाने के लिए कि इंसानों ने कपड़े पहनना आखिर शुरू कब किया। देखिए, होता क्या है कि सिर में रहने वाली जूं अलग होती है और कपड़ों में रहने वाली अलग। और ये जो कपड़ों वाली जूं है वो कपड़ों के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। तो वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए को स्टडी किया और पता लगाया कि ये सिर की जूं से अलग कब हुई, और जिस पॉइंट पर ये एक अलग प्रजाति बनी वही वो समय था जब इंसानों ने रोजाना कपड़े पहनना शुरू कर दिया होगा। और उस स्टडी से हमें जो तारीख मिली वो सच में चौंकाने वाली है। 1,70,000 साल पहले। ये खोज इतनी इतनी ज्यादा जरूरी थी कि इसी की वजह से हम इंसान अफ्रीका के गर्म मौसम से निकलकर ठंडे इलाकों में जा सकें और पूरी दुनिया में फैल पाएं। तो एक तरह से देखें तो कपड़े हमारे पहले स्पेस सूट थे। और ये मत सोचिए कि हमारे पूर्वज सिर्फ जानवरों की खाल लपेटकर घूम रहे थे। नहीं, वो तो बहुत ही कमाल के औजार बना रहे थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पुरानी सुइयां, 36,000 साल पुराने रंगे हुए धागे। ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस जमाने की, जिसने कपड़ों को सिर्फ एक जरूरत से कहीं ज्यादा बना दिया। तो ठीक है, अब चलते हैं कपड़ों के सफर की अगली बड़ी छलांग पर। ये वो वक्त था जब हम इंसानों ने सिर्फ खुद को ढकने से आगे बढ़कर बिल्कुल नई चीजें, नए मटेरियल्स बनाना शुरू कर दिया। देखिए, जानवरों की खाल गर्म तो होती थी, पर वो भारी और काफी सख्त भी थी। लेकिन बुने हुए कपड़ों ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। वो हल्के थे, मुलायम थे, लचीले थे और उनमें हवा भी आ जा सकती थी। इससे इंसानों को चलने फिरने में, काम करने में और अलग-अलग मौसम में रहने में बहुत आसानी हो गई। और कपड़ा बनाने का जो तरीका था वो आज भी असल में वैसा ही है। पहले रेशे या फाइबर्स जमा करो, जैसे कपास या ऊन। फिर उन्हें काट कर एक लंबा मजबूत धागा बनाओ और आखिर में उन धागों को एक करघे यानी लूम पर एक दूसरे में गूंथ कर कपड़ा तैयार कर लो। ये एक तरह से किसी पुरानी कोडिंग लैंग्वेज जैसा है ना, जिसमें आप सीधी सीधी लाइनों को मिलाकर सुंदर सुंदर पैटर्न और डिजाइन बना देते हैं। तो अब जब कपड़े सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत नहीं रहे, तो वो क्या बने? वो बन गए स्टेटस का सिंबल, दौलत, ताकत और पहचान का प्रतीक। और देखते ही देखते उन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। प्राचीन दुनिया में कुछ कपड़े कितने कीमती थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भारतीय कपास के बारे में लिखा कि ये एक ऐसी ऊन है जो भेड़ों से मिलने वाली ऊन से कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी है। मतलब उनके लिए ये कोई जादुई चीज जैसी थी। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये लग्जरी थी। और हाँ, जब लग्जरी की बात हो रही है तो सिल्क रोड को कैसे भूल सकते हैं। वैसे तो उस रास्ते पर बहुत सारी चीजों का व्यापार होता था, पर सबसे कीमती चीज वो कपड़े ही थे, खासकर चीन का रेशम। ये इतना कीमती था कि इसकी वजह से सल्तनतें जुड़ी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई और हजारों सालों तक दुनिया का नक्शा बदलता रहा। पूरी दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने खास मटेरियल्स में महारत हासिल कर ली थी। जैसे मिस्र का लिलिन, जो पवित्र माना जाता था, सिंधु घाटी जहां कपास का जन्म हुआ, चीन जिसने हजारों साल तक रेशम बनाने का राज छुपाकर रखा, और मेसोपोटामिया जहां ऊन का विकास हुआ। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उन सभ्यताओं की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के स्रोत थे। और अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं जब मशीनों ने कपड़ों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो काम पहले कारीगरों के हाथ से होता था वो अब फैक्ट्रियों में होने लगा, और रफ्तार तो बस पूछिए ही मत। इसी क्रांति के बीच में एक बड़ा ही अजीब सा सांस्कृतिक बदलाव आया,
फैक्ट्रियां तो रंग बिरंगे कपड़े बना रही थीं, लेकिन अमीर पुरुषों ने अचानक से चमकीले और डिजाइनर कपड़े पहनना छोड़ दिया। अब उनकी यूनिफॉर्म बन गया था एक गंभीर सादा सा 3 पीस सूट, और रंग बिरंगा सजा धजा फैशन वो लगभग पूरी तरह से महिलाओं के लिए ही रह गया। और ये जो बदलाव आया वो कितना बड़ा था, ये यहाँ साफ दिखता है। भाप से चलने वाले करढे जैसी मशीनों ने उत्पादन को आसमान पर पहुंचा दिया। जो कपड़ा कभी एक महंगी हाथ से बनी हुई चीज थी, अब वो बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत सस्ते में बनने लगा था। लेकिन सिर्फ कपड़ा सस्ता होने से बात नहीं बनी। असली गेम चेंजर थी सिलाई मशीन, और उससे भी बढ़कर असेंबली लाइन। इसी की वजह से रेडीमेड यानी सिले सिलाई कपड़े आम लोगों के लिए भी सस्ते और आसानी से मिलने लगे। और ये हमें ले आता है 20वीं और 21वीं सदी में। ये वो दौर है जहां हमने कुदरत की नकल करना बंद कर दिया और लैब के अंदर बिल्कुल नए तरह के मटेरियल बनाने शुरू कर दिए, जिसके फायदे भी हुए और नुकसान भी। नायलॉन, पॉलिएस्टर, स्पैंडेक्स, आज ये नाम हमें बहुत आम लगते हैं, पर सोचिए ये कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। ये पूरी तरह से इंसान के बनाए हुए रेशे थे, जो वो काम कर सकते थे जो कुदरती रेशे नहीं कर सकते थे, जैसे कि खिंचना, पानी से खराब ना होना और हाँ, अविश्वसनीय रूप से सस्ते होना। और ये स्लाइड दिखाती है कि आज कपड़ा उद्योग कितना ग्लोबल हो चुका है। कपड़ों का उत्पादन उन देशों में शिफ्ट हो गया है जहां मजदूरी कम है, और जिसे आज हम फास्ट फैशन कहते हैं, मतलब तेजी से बनने वाले सस्ते कपड़े, उसकी आर्थिक ताकत सच में हैरान करने वाली है। तो इन सिंथेटिक फाइबर्स और फास्ट फैशन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि हम पहले से कहीं ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, उन्हें बहुत कम समय के लिए पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं। इससे कपड़ा कचरे का एक बहुत बड़ा पहाड़ बनता जा रहा है। तो देखिए, 1,70,000 सालों में हम कहां से कहां आ गए हैं। जिंदा रहने के लिए जानवरों की खाल पहनने से लेकर अपनी अलमारियों को ऐसे कपड़ों से भरने तक जिन्हें हम कुछ ही बार पहनकर फेंक देते हैं। ये सफर कमाल का रहा है, पर यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी इस मॉडर्न अलमारी की असली कीमत क्या है?